सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है साइक्लोविर का, इस साइक्लोविर का। सो फर्स्ट क्या होता है, जैसे ही हम ये ड्रग ले लेते हैं देन ये फोस्फोराइलेटेड होती है, एक्टिव फॉर्म में इसे कन्वर्ट होना हो, एक्टिव जैसे ही हम इन द फॉर्म ऑफ होगी बाय वायरल, यानी कि वायरस का जो थायमिडीन काइनेज एंजाइम है ये इसे फोस्फोराइलेट कर लेगा एंड देन मेटाबोलाइज होगा बाय सेल होस्ट सेल काइनेज, यानी कि होस्ट सेल जो है उसका काइनेज एंजाइम फिर एक्ट करेगा, इसे मजीद कन्वर्ट करेगा इनटू न्यूक्लियोटाइड एनालॉग में, यानी कि पहले वायरल थायमिडीन काइनेज इसे मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेगा एंड देन होस्ट सेल काइनेज जो है इसे ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेगा। ये एनालॉग जो है ये इनहिबिट करता है वायरल डीएनए पॉलीमरेज को, इनहिबिट कर देता है ताकि वायरस की रेप्लिकेशन ना हो। सिर्फ एक्टिवली रिप्लिकेटिंग वायरसेस जो है ये इनहिबिट हो सकते हैं, यानी कि ये जो ड्रग है ये उन वायरसेस को सिर्फ इनहिबिट कर सकता है जो कि एक्टिवली रिप्लिकेट हो रहे हैं। ओके, एंड देन एसाइक्लोविर जो है ये सेलेक्टिवली एक्टिवेटेड होता है इन सेल्स में इन्फेक्टेड विद हर्पिस वायरस, अनइन्फेक्टेड सेल डू नॉट फोस्फोराइलेट। अब ये साइक्लोविर जो है ये तभी फोस्फोराइलेट होगी जब वायरल थायमिडीन काइनेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा एंड वायरल थायमिडीन काइनेज उसी सेल में होगा जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, यानी कि हर्पिस वायरस ने जिन सेल्स को इन्फेक्ट किया है तो उन्हीं सेल पे जाके ये साइक्लोविर कन्वर्ट होगा, यानी कि इसकी फोस्फोराइलेशन होगी, जबकि अनइन्फेक्टेड सेल्स जो है वो उस पे ये ड्रग जो है वो एक्ट नहीं कर सकती, यानी कि सिर्फ इन्फेक्टेड जो वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं सिर्फ उन सेल्स पे एक्ट करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हर्पिस वायरस एजेंट जो है इससे हम समझते हैं, ड्रग ले लेते हैं एसाइक्लोविर, पेंसिक्लोविर, गेंसिक्लोविर, देन ये जो सेल्स इन्फेक्टेड हुए हैं वायरस से वहां पे जाते हैं, थायमिडीन काइनेज जो होता है वायरस रिलीज करता है, एंजाइम कन्वर्ट करता है इस ड्रग को, इसकी फोस्फोराइलेशन करता है, पहले इसे मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है यानी कि एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच होगा एंड देन होस्ट काइनेज, होस्ट का जो काइनेज एंजाइम है ये इस पे एक्ट करेगा एंड देन इसे कन्वर्ट करेगा डाइफॉस्फेट एंड देन ट्राइफॉस्फेट में, यानी कि अब 2 या 3 फॉस्फेट जो है उसके साथ अटैच हो चुके हैं, इसकी कंप्लीट फोस्फोराइलेशन हो चुकी है एंड देन फोस्फोराइलेशन के बाद ट्राइफॉस्फेट जो है या तो ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा, वायरल डीएनए पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर लेगा और वायरल की डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, इनहिबिट हो जाएगी, इस तरह वायरस इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, या फिर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वायरल डीएनए में, अपने आप को अंदर कर लेगा और उस चेन की टर्मिनेशन कर लेगा, यानी कि चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, मजीद आगे जो है वायरल डीएनए नहीं बन पाएगा। सो ये 2 मैकेनिज्म हो गए। अब एसाइक्लोविर, पेंसिक्लोविर और गेंसिक्लोविर जो है ये फर्स्ट पे यानी कि इसी साइड पे फर्स्ट कन्वर्ट होंगे मोनोफॉस्फेट में एंड देन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में, जबकि ट्राइफ्लूडिडीन एंड सीडोफोविर ड्रग्स जो है ये पहले से ही मोनोफॉस्फेशन इनकी हो चुकी होती है, यानी कि एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है, इस पे डायरेक्टली होस्ट काइनेज एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा ट्राइफॉस्फेट में, जबकि फोस्ट कार्नेट जो है ये इसकी फोस्फोराइलेशन हो चुकी होती है, एक्टिव ड्रग है एंड देन ये डायरेक्टली इनहिबिट करेगा वायरल डीएनए पॉलीमराइजेशन को। सो ये आपने इनके मैकेनिज्म याद रखने हैं कि कौन सी ड्रग किस मैकेनिज्म से होते हुए गुजरेगी वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एंटी हर्पिस वायरस एजेंट्स कौन कौन से हैं? एंटी वायरस स्पेक्ट्रम जो है ये साइक्लोविर जो है ये एक्ट करती है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 पे, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 पे, टाइप 2 एंड टाइप 1 दो टाइप्स होती हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की, एंड वारेसिला ज़ूस्टर वायरस पे एक्ट करती है, ये है वारेसिला ज़ूस्टर वायरस, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देती हूँ। सो वारेसिला ज़ूस्टर वायरस, सो वेरेसिला ज़ूस्टर वायरस है जो कि शिंगल्स पे शिंगल्स जो है ये पेनफुल जो है पैचेस होते हैं बॉडी पे उसे कहते हैं, सो इसके लिए हम इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं एंड देन और वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस जो है इसे हम ह्यूमन हर्पिस वायरस भी कहते हैं, ये उसी ही की टाइप है, मोस्टली ये चिकन पॉक्स कॉज करता है एंड शिंगल्स वगैरह। एंड देन इसके बाद है गेंसिक्लोविर, गेंसिक्लोविर एंड सीडोफोविर साइटोमेगालोवायरस के लिए हम इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं एंड फैम्सिक्लोविर जो है ये हम देते हैं इन हर्पिस जिनेटल्स एंड शिंगल्स, यानी कि हर्पिस वायरस अगर जिनेटल्स पे हुआ है एंड शिंगल्स में देते हैं, शिंगल्स जैसे कि मैंने बताया कि पेनफुल इची रैशेस होते हैं फेस पे एंड बॉडी पे डेवलप होते हैं,
उसमें देते हैं। अब फैम्सिक्लोविर एंड पेंसिक्लोविर ये एक ही वो है। सो ये फैम्सिक्लोविर प्रोडक्ट है, कन्वर्ट होगा पेंसिक्लोविर में। सो पेंसिक्लोविर जो है ये हम हर्पिस लैबियल्स में देते हैं। फैम्सिक्लोविर पेंसिक्लोविर में डिफरेंस ये कि फैम्सिक्लोविर हम जेनिटल हर्पिस जेनिटल्स में देते हैं एंड पेंसिक्लोविर हर्पिस लैबियल्स में, यानी कि जब ब्लिस्टर और सोर जो है माउथ, लिप्स, टंग, नोज और गम्स पे हो। एनफोर्स कार्नेट जो है ये हम देते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में, वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस में, साइटोमेगालो वायरस एंड एचआईवी में भी देते हैं। ट्राइफ्लुरिडीन जो है ये हम हर्पेटिक कॉर्निया कंजक्टिवाइटिस में देते हैं। कंजक्टिवाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा, यानी कि जब कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें हम देते हैं। एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये कॉज करता है इन्फेक्शन, कॉर्निया को भी इन्फेक्ट करता है। क्लियर डोम दैट कवर द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कॉज बाय एचएसवी ट्रीटेड बाय वेडाराबीन आना चाहिए, तो इसका है। अभी मैंने क्या कह दिया, so much mistakes। जब मिस्टेक ज्यादा होती है ना फिर एडिट करने में बहुत मुश्किल होता है। ये करो ना, तुम पहले से पढ़ा करो। पढ़ लेती हूँ फिर भी नहीं आता मुझे। एंटी हर्पिस वायरस एजेंट फार्माकोकाइनेटिक क्या है एसाइक्लोविर की। एसाइक्लोविर जो है इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी 20 to 30% है एंड ओरल बायोअवेलेबिलिटी 20 to 30% का मतलब ये कि अगर ओरली हम ले लेते हैं देन बायोअवेलेबिलिटी एट द साइट ऑफ एक्शन ये 20 to 30% मौजूद होता है जितनी ड्रग हमने ली है 100% में। डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑल बॉडी टिश्यूज में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को रेनल एक्सक्रीशन ग्रेटर होती है 80% से। टॉपिकल, ओरल एंड आईवी हम यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है साइक्लोविर गैंसिक्लोविर के? सो इन दोनों के तकरीबन सेम एडवर्स इफेक्ट है। सो नोशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया होता है इसकी वजह से। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल बन जाते हैं यूरिन में। एंड हेमाटूरिया होता है, ब्लड आता है यूरिन में। एंड रिनल इनसफिशिएंसी यानी कि रिनल जो है अब मजीद जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसका कम हो जाता है, सही काम नहीं कर पाता। माइलो सप्रेशन हो जाती है यानी कि बोन मैरो की सप्रेशन होती है। तो न्यूट्रोपिनिया यानी कि जो हमारे बोन मैरो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे इतने ज़्यादा। न्यूट्रोपिनिया यानी कि न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाएगी। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा यानी कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी गैंसिक्लोविर की वजह से। देन आते हैं एंटी हर्पिस वायरस एजेंट थेराप्यूटिक यूजेस इसके क्या है एसाइक्लोविर एंड गैंसिक्लोविर के। सो एसाइक्लोविर एंड गैंसिक्लोविर जो है ये हम यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एचएसवी जीनिटल इन्फेक्शन। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जीनिटल एरिया पे हो या इंसेफेलाइटिस उससे कॉज हो, ब्रेन ब्रेन इन्फ्लामेशन हो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं। जबकि गैंसिक्लोविर जो है ये साइटोमेगालो वायरस में हम रेटिनाइटिस में यूज करते हैं। रेटिनाइटिस में हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना को कहते हैं एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। एंड ये प्रिवेंट करता है साइटोमेगालो वायरस डिजीज को। इन ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी हम ये देते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज ट्रांसप्लांट पेशेंट जो है उन्हें हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, स्टेरॉइड्स देते हैं। सो उन्हें वायरस इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है, उससे बचने के लिए हम फिर उन्हें पहले से ही एज अ प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी दे देते हैं इससे प्रिवेंट करने के लिए। देन है सीडोफोविर। सीडोफोविर जो है ये साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में अप्रूव्ड हुई है इसके ट्रीटमेंट के लिए। एंड ये इसका एनालॉग जो है न्यूक्लियोटाइड एनालॉग साइटोसिन पे ये एक्ट करता है, इनहिबिट करता है वायरल डीएनए सिंथेसिस को। और इसकी फॉस्फोराइलेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया, ये डायरेक्टली डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन को रोकेगा। ये आईवी और इंट्राविट्रियल इंजेक्शन में अवेलेबल होता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन जो होता है यानी कि ये हम विट्रस ह्यूमर में यानी कि आई के अंदर डालकर देते हैं, आई में ये इंजेक्शन देते हैं। एंड टॉपिकल भी दे सकते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका मेजर डिसएडवांटेज है, यानी कि ये किडनी जो है उसे डैमेज करती है। फिर है विडराबीन। विडराबीन जो है ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें जो है कुछ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है एंड कुछ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है हम कहते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है कि न्यूक्लियोटाइड जिसके साथ फोस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है एंड न्यूक्लियोसाइड हम कहते हैं जिसके साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता।
कि हमने कहा कि कुछ जो है वो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, कुछ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। तो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जो है इन्हें फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है कि न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और न्यूक्लियोसाइड जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता। सो न्यूक्लियोटाइड जो है इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इसे मजीद फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्ट करेगा। जबकि विटाराबीन जो है ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है तो इसे फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत होगी, ये फॉस्फोराइलेटेड होगा एंड देन एक्ट करेगा। सो ये हम इसकी यूज़ जो है वो लिमिटेड है, ये हम herpes सिम्प्लेक्स वायरस केराटाइटिस कॉर्निया की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये ड्रग फर्स्ट कन्वर्ट होगी ट्राइफॉस्फेट एनालॉग में और फिर ये इनहिबिट करेगी डीएनए पॉलीमरेज को। एंटी herpes वायरस एजेंट की जो वो एक्टिविटी है इसकी विटाराबीन की, वो है ओरल बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि ये और HSV वायरल इन्फेक्शन जो है ये इन्फेक्शन होता है कॉर्निया का, जो कि कलर्ड पार्ट जो होता है आई का उसे कवर कर देता है, एंड इसे हम ट्रीट करते हैं विटाराबीन से। एंड इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है विटाराबीन की वो 2% है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के तौर पे हम ये यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं HSV केराटाइटिस कंजक्टिवाइटिस में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। और ये एनीमिया एंड SIADZ जो है ये इसके मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। एनीमिया, HB काउंट कम हो जाती है, RBCs कम हो जाते हैं। SIADH हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, SIADH जो है हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट एंटी डायोरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डायरेटिक हार्मोन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है। सो इसे हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डायरेटिक हार्मोन। ये एडवर्स इफेक्ट है विटाराबीन का, ये आपने याद रख लेना है। एंड ट्राइफ्लोरिडीन पे आते हैं। ट्राइफ्लोरिडीन पैरामीटीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है साइटोसिन एंड थाइमीन, बिकॉज साइटोसिन एंड थाइमीन जो है ये पैरामीटीन में आते हैं। एंड एडेनोसिन एंड गैवानीन जो है वो प्यूरीन्स में आते हैं। सो वो प्यूरीन्स एनालॉग हो जाएंगे। एंड ये इनहिबिट करता है वायरल डीएनए सिंथेसिस को। इसकी एंटीवायरस स्पेक्ट्रम जो है ये herpes सिम्प्लेक्स वायरस 1 टाइप 2 दोनों पे करता है, वारिसेला ज़ोस्टर वायरस पे। और ये हम टॉपिकल ही देते हैं। ऑक्यूलर HSV केराटाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया को कहते हैं। उसमें हम देंगे। एंड देन एंटी herpes वायरस एजेंट फोस्कार्नेट जो लास्ट वाला है। फोस्कार्नेट जो है ये इन ऑर्गेनिक पायरोफोस्फेट एनालॉग है, यानी कि ये जो है नॉन न्यूक्लियोसाइड है। इसे हम कहते हैं कि ये जो है नॉन न्यूक्लियोसाइड है। ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है। नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, यानी कि इसे जो है फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये डायरेक्टली वायरल इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे एक्ट करेगा। डीएनए एंड आरएनए पॉलीमराइजेशन जो है इसे इनहिबिट करेगा और इसके फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती एंटीवायरल एक्टिविटी शो करने के लिए। जैसे कि हमने ये ऊपर जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें इस ड्रग का जिक्र हुआ था। एंड ये हम herpes simplex वायरस टाइप 1 टाइप 2 दोनों के लिए यूज़ करेंगे। साइटोमेगालो वायरस, herpes zoster वायरस, HIV दोनों सब ड्रग्स की, यानी कि ज़्यादा जो मोस्टली जो है फोस्कार्नेट जो है ये हर एक वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। एंड ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है 10 to 20% है। एडमिनिस्ट्रेशन हम IV करते हैं। एंड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसे भी क्रॉस करता है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। देन इसके एडवर्स इफेक्ट फोस्कार्नेट के क्या है? ये हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी कि कैल्शियम अमाउंट एंड मैग्नीशियम जो है ये बॉडी में कम हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि ये चिलेशन करता है, यानी कि ये दूसरे डाइवेलेंट केटाइन्स के साथ जो है अटैच हो जाता है। कॉमन जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया, बिकॉज मैग्नीशियम जो है ये भी डाइवेलेंट केटाइन है। एंड अगर बॉडी जो और ये ड्रग जो है ये डाइवेलेंट केटाइन के साथ बाइंड होती है। डाइवेलेंट केटाइन का मतलब होता है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। हेडेक होगा, इसके साथ हेलोसिनेशन, परसेप्शन डिसऑर्डर है एंड सीजर्स होंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी रेनल को डैमेज करेगा, बिकॉज ये टॉक्सिक ड्रग्स हैं एंड ये किडनी के रूट से जब एक्सक्रीट होंगी तो उसे अफेक्ट करेंगी। थेराप्यूटिक यूजेस हम किसी अल्टरनेटिव ड्रग्स के तौर पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। HSV इन्फेक्शन जब होता है, herpes simplex वायरस इन्फेक्शन, तो अगर उसमें एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हो गई हो, यानी कि उस पे वो
एक्ट नहीं कर रहा हो, सही वायरल इन्फेक्शन उससे इनहिबिट नहीं हो रहा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, तो फिर हम फोस्कारनेट उसकी रिप्लेसमेंट में दे सकते हैं। साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है रेटिना की साइटोमेगालोवायरस की वजह से, और गैंसिक्लोविज जो है अगर वो उस पर एक्ट नहीं कर रही, उस पर जो है रेजिस्टेंस शो कर रही है, सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में फिर हम ये भी दे सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन, एंटीवायरल ड्रग्स हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन यानी कि लिवर इन्फेक्शन में हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे। सो कॉमनली हम इंटरफेरॉन्स यूज करते हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं एंड हमारे बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं। फिर है लेमिवुडीन यूज किया जाता है जो कि साइटोसिन एनालॉग है। हर्पिस ये हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए यूज किया जा सकता है। एंटी गैवानोसिन एनालॉग है एंड ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए यूज किया जाता है। और लेमोविडीन रेजिस्टेंस स्ट्रेन यानी कि अगर लेमोविडीन सही से एक्ट नहीं कर रही है, उस पर रेजिस्टेंस शो कर लिया वायरस ने, सो तब हम एंटी कैवे दे सकते हैं। रिबोविरिन हम हेपेटाइटिस सी में देते हैं इंटरफेरॉन के साथ। एंटीवायरल ड्रग्स इंटरफेरॉन्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इंटरफेरॉन्स जो है IFNS भी हम इसे कहते हैं, ये नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इम्यून सिस्टम जो है बाय द इम्यून सिस्टम के प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एजेंट। जब भी कोई फॉरेन वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट या ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ये जब बॉडी में होते हैं, तो इंटरफेरॉन जो है ये नेचुरल प्रोटीन होता है, हमारे सेल्स रिलीज करते हैं इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम से रिलीज होते हैं उस बॉडी को अलार्म करने के लिए भी कि कोई बाहर से कोई फॉरेन एजेंट आया है और उस फॉरेन एजेंट को खत्म करने की भी कोशिश करता है। एंड अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए जाते हैं, यानी कि अगर बॉडी के अपने नेचुरल प्रोटीन इंटरफेरॉन काम नहीं कर रहा है, देन हम बाहर से देते हैं ताकि उसकी वो जो बायोलिबिलिटी है यानी कि उसकी जो डोज है वो इंक्रीज हो जाए हमारे बॉडी में और वो अच्छे से एक्ट कर सके। देन एंटीवायरल इम्यून मॉड्यूलेटिंग भी है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, इसे जगाता है। एंड एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन भी है, यानी कि ये प्रोलिफरेशन जो है इसे रोकता है वायरस की। 3 क्लासेस हैं इंटरफेरॉन के, अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा एंड बीटा जो है ये हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के। जबकि गामा इंटरफेरॉन जो है ये सिर्फ टी लैम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू साइटोकाइन्स इम्यून रेगुलेटिंग इफेक्ट जो है जब साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं तब ये गामा इंटरफेरॉन रिलीज होता है। गैमा वाला जो है इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू अल्फा बीटा के कम होती है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंटरफेरॉन का क्या है। इंटरफेरॉन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता वायरस में, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इंडक्शन का मतलब होता है किस तरह इनिशिएट करता है कुछ एंजाइम्स को। सो प्रोटीन काइनेज जो है ये इनहिबिट करता है प्रोटीन, यानी कि ये रिलीज करता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम ताकि प्रोटीन इनहिबिट करे प्रोटीन सिंथेसिस को वायरस में। एंड ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेस करता है, रिलीज करता है जो कि डिग्रेडेशन करता है वायरल मैसेंजर आरएनए की। ये सारे 1, 2 एंड 3 प्रोटीन ये रिलीज करेगा। एंड फोस्फोडाइईस्टरेज एंजाइम जो है ये इनहिबिट करता है ट्रांसफर आरएनए को। सो ये 3 जो एंजाइम्स है प्रोटीन काइनेज, ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेस एंड फोस्फोडाइएस्टरेज, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन रिलीज करता है, हर तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। इन एंजाइम का जो एक्शन है ये इनहिबिशन करता है मेनली ट्रांसलेशन को, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं होने देता। फार्माकोकाइनेटिक इसकी क्या है, बायोअवेलेबिलिटी इसकी 1% से कम है। एडमिनिस्टर हम करते हैं सबक्यूटेनियस एंड आईवी, बॉडी के तमाम सेल्स को ये पेनिट्रेट करता है एक्सेप्ट सीएनएस एंड आई, उस पर एक्ट नहीं कर सकता। हाफ लाइफ इसकी 1 to 4 आवर्स है। एंड देन एडवर्स इफेक्ट क्या है इंटरफेरॉन के, ये एक्यूट फ्लू लाइक सिंड्रोम इसकी वजह से हो सकता है, फीवर, हेडेक कॉज करता है, बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी कि जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स है वो कम हो जाते हैं। इसमें आ जाता है बैसोफिल्स आ जाते हैं, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, कंफ्यूजन एंड सीजर हो सकते हैं। कार्डियोटॉक्सिसिटी कार्डिक यानी कि हार्ट पे अफेक्ट करता है, एरिथमियाज होते हैं, इरेगुलर रिथम होती है, इरेगुलर पल्स होती है। एंड फर्टिलिटी पे भी ये एक्ट करता है, इम्पेयर कर सकता है फर्टिलिटी को। देन इसके बाद थेराप्यूटिक यूजेस हम किस किस उसमें ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरफेरॉन को। सो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, यानी कि क्रोनिकली यानी कि बहुत टाइम से अगर एयर्स हो गए हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस को, आपको वायरल इन्फेक्शन है ये, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड
ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर पेशेंट में ताकि डिसिमिनेशन हो जाए यानी कि स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए। साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इन रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, बिकॉज ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया होता है उनको साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क होता है। हेरी सेल लिक्वीमिया में हम यूज़ करते हैं जिडोवुडिन के साथ कॉम्बिनेशन में। जिडोवुडिन जो है बेसिकली एंटी कैंसरस ड्रग है। हेरी सेल लिक्वीमिया का जो है ये लिक्वीमिया जो है यानी कि इसमें क्या होता है, कैंसर है ब्लड का एंड बोन मैरो का। इसमें जो लिक्वीमिया के जो सेल हैं वो हेयरी टाइप लाइक दिखते हैं, इसलिए हेयरी सेल लिक्वीमिया कहा जाता है। एड्स रिलेटेड कैप्सोई सार्कोमा में हम ये देख सकते हैं। कैप्सोई सार्कोमा बेसिकली ट्यूमर जो है ये एक पर्पल पैच और नोड्यूल जो है ये स्किन पे आ जाता है। पर्पल कलर का नोड्यूल होता है स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, एंड देन ये वहां से लैम्फ नोड्स तक स्प्रेड होता है, उसे हम कैप्सोई सार्कोमा कहते हैं। फिर दूसरे ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि हम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उसमें है लेमिविडीन एंड एंटीकैविर। सो लेमिविडीन हम यूज़ करते हैं, साइटोसिन एनालॉग है एंड ये इनहिबिट करता है बोथ हेपेटाइटिस बी वायरस को भी इनहिबिट करता है, एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में भी हम दे सकते हैं। लेमिविडीन जो है ये मस्ट बी फोस्फोराइलेटेड होगा, इसे फोस्फोराइलेशन की ज़रूरत होती है, होस्ट सेलुलर एंजाइम इसे फोस्फोराइलेट करता है, इसे एक्टिव ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये कंपाउंड कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है हेपेटाइटिस बी वायरस को भी, आरएनए डिपेंडेंट वायरस जो है, एंड डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। एंड एंटीकैविर जो है ये जब लिमोवुडीन से रेजिस्टेंट शो कर लेता है तब एंटीकैविर हम दे सकते हैं। गैवानोसिन एंड न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है यानी कि इसे भी जो है फोस्फोराइलेशन की जरूरत होगी, ये फोस्फोराइलेटेड होगा, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा एंड देन compete करेगा नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ, डी ऑक्सी गैवानिन ट्राइफॉस्फेट के साथ ये उसके साथ ये जो है compete करता है वायरल वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। एंटीकैविर जो है ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट लैमोविडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ एचबीवी के लिए एंड डोज वंस डेली यानी कि दिन में एक ही दफा इसका डोज दिया जाता है। देन एजेंट्स फॉर एचआईवी एंड एड्स, एड्स एंड एचआईवी के लिए हम कौन से, ये भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, सो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हम इनके लिए देते हैं। ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ये आपने हर वायरस का याद रख लेना है रिट्रोवायरस है जो कि कॉज करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एचआईवी जो है ये एक वायरस है जिसकी वजह से फिर एड्स होता है, यानी कि क्रोनिकली, यानी कि जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम को हर तरह से ख़त्म कर देता है, देन ये कॉल्ड हम इसे फिर एड्स कहते हैं। और ये वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो हाई रिस्क पे होता है डेवलपिंग सर्टेन इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, एचआईवी उसे बिल्कुल ख़त्म कर देता है तो उसे कोई भी इन्फेक्शन, छोटा बड़ा हर एक इन्फेक्शन उसे आसानी से हो सकता है। ये वायरस जो है इसके बेसिकली टू फॉर्म्स होते हैं, एक HIV-1 होता है एंड एक HIV-2 है। HIV-1 जो मोस्ट प्रिवेलेंट होता है वर्ल्ड वाइड, ये जो ज़्यादा पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो HIV-1 वायरस के होते हैं। HIV-2 जो है ये मोस्टली वेस्ट अफ्रीका में होते हैं और ज़्यादा जगहों पे नहीं होते हैं, यानी कि उन लोगों में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स की। सो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है 5 क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है। सो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिसे हम NRTI देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है एचआईवी वाली। इसमें आती हैं जिडोवुडीन, स्टेवुडीन, लैमोवुडीन, एबाकैविर, सेलसिटाज़िपिन एंड टिरासिटाबिन एंड डाइनोसिन। सो ये वाली ड्रग्स जो है इसे हम किस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं, सो हर ड्रग के लास्ट में आएगा INE, सो INE से आप ये याद रख सकते हैं। सो INE जो है इसका आप फॉर्मूला बना सकते हैं अपने लिए कि हर ड्रग के आखिर में यहाँ पे INE आ रहा है, यहाँ पे भी INE है, सिवाय एबाकैविर के इसके INE नहीं है, सो मोस्टली INE लास्ट में आता है, सो इसे हम ये याद रख सकते हैं। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर अब कौन से हैं, NNRTIs, एफाविरेंस, नेवारेपाइन एंड डिलाविरिडीन। सो ये वाले हो गए। इसमें मिडल में आता है विर,
यानी कि यहाँ पे मिडल में आ गया VIR वेयर, एंड मिडल में यहाँ पे भी VIR आ गया, एंड यहाँ पे भी VIR। सो इसे रिमेंबर रखने के लिए हम VIR याद रख सकते हैं कि इसके मिडल में VIR आएगा, मिडल में। ओके, देन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड था जिसके साथ जो फोस्फेट ग्रुप है वो अटैच नहीं था, एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जिसके साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच है। इसमें है एक ही ड्रग है टीनोफोविर। एंड देन है प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए है सेक्विनविर, इंडिनविर, नेल्फिनविर, एप्रिनविर, फोसेम्पिरिनविर, रिटोनेविर, लोपिनेविर एंड एटाजिनेविर। सो इसके लास्ट में आता है नेविर, सारे ड्रग्स के लास्ट में आता है नेविर। सो ये हम इससे नेविर से याद रख सकते हैं। ओके, ये नेविर आ गया लास्ट में, यानी कि ये सबके उसमें लास्ट में आता है नेविर। देन एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर जो है इसके लिए हम देते हैं इन्फिविटाइड, जो कि फर्स्ट एक्शन पैक करता है, यानी कि वायरस को अटैच ही नहीं होने देता। देन आ जाते हैं सो हम पढ़ रहे थे HIV के ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स। सो उसमें HIV के जो डिफरेंट क्लासेस दिए गए हैं कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो हम देंगे, तो उसके 5 क्लासेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। एंड देन वन बाय वन एक एक क्लास को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि HIV जो है उसका लाइफ साइकिल होता कैसे है, यानी कि किस तरह से उसमें रेप्लिकेशन होती है। जब तक कि हमें वो समझ नहीं आएगा तब तक कि हम उसके ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी नहीं समझ सकते हैं। सो ये जो डायग्राम है ये होस्ट सेल है, ये पूरा जो है ये होस्ट सेल है। सो होस्ट सेल जो है इसके ऊपर होता है रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर होता है। एंड फॉर एग्जांपल ये HIV वायरस है, HIV वायरस के ऊपर जो है प्रोटीन कोड जो होता है तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं है। सो GP41 होता है, GP120 होता है। सो GP जो 120 है, तो 120 वाले प्रोटीन की मदद से ये अटैच हो जाएगा CD4 रिसेप्टर पे, जो कि होस्ट सेल पे है रिसेप्टर। एंड इसके साथ को रिसेप्टर होता है जो कि डिफरेंट होता है हर एक सेल के लिए। सो T सेल के लिए अलग होता है जो कि होता है CXCR4 रिसेप्टर, एंड मैक्रोफेजेस के लिए होता है CCR5 रिसेप्टर। सो ये को रिसेप्टर जो है डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट होता है। सो ये को रिसेप्टर जो है ये एक्चुअली इस वायरस को जो है कंट्रोल करने में या इसकी जो डिग्रेडेशन है या इसको ख़त्म करने में हमारी हेल्प कर सकता है। सो इसके बाद है कि जब HIV वायरस जो है ये अटैच हो जाता है रिसेप्टर के साथ, एंड एंडोसाइटोसिस की मदद से अंदर आ जाता है। सो ये जैसे कि हम जानते हैं कि HIV जो है ये RNA वायरस है। सो इसका जो RNA वो है स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। सो इसका जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले साइटोप्लाज्म में ही इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA में। डबल स्ट्रैंडेड DNA ये हमारे पास बन गया है इसका। सो डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया है थ्रू एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो है कन्वर्ट हो गया इसका जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA में। देन ये एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ये होस्ट सेल की जो मशीनरी है वहाँ पे ये अपना जो है वो कब्जा जमा लेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये होस्ट सेल का जो क्रोमोसोम होगा, जो न्यूक्लियस होगा, जो जीनोम होगा उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये अटैच, तो इसमें ये एंजाइम का रोल हुआ इंटीग्रेज एंजाइम का। सो इसके अटैच होने के बाद क्या होगा कि जब भी ये मशीनरी को सेल की डिवीजन करनी होगी एंड सेल डिवाइड होगा, तो उसके साथ साथ जो ये होस्ट सेल का जो DNA था, यानी कि जो वायरल DNA है ये उसके अंदर कॉर्पोरेट हो चुका है। अब ये भी डिवाइड होगा, एंड देन जो हमारे पास रेप्लिकेशन से जो DNA बनेगा, सो
यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, फिर जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा यानी कि जो प्रोटीन्स बनेंगे तो वो वायरल प्रोटीन्स होंगे जिसे हम प्रोवायरल डीएनए भी कहते हैं। प्रोवायरल डीएनए बन जाएगा एंड देन प्रोटीन्स बनेंगे एंड ये क्लीव यानी कि सेल के बाहर जो प्रोटीन्स हैं इनके सब यूनिट्स रिलीज हो जाएंगे, वो वायरल सब यूनिट्स होंगे। एंड देन जो लॉन्ग चेन इसकी प्रोटीन बन रही है सो इसको प्रोटीएज एंजाइम जो है इसका क्या रोल होता है कि जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन्स की इसको ये क्लीव कर देता है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में इसे क्लीव कर देगा एंड देन ये फर्दर और जो सेल्स होंगे उसको भी इन्फेक्ट करेगा। सो दिस इज बेसिकली द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी जो कि मैंने बता दिया। अब ड्रग जो है मोस्टली कहाँ पे एक्ट करती है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे ज्यादा ड्रग्स एक्ट करती हैं कि ये आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट ना हो। देन इंटीग्रेज एंजाइम पे एक्ट करेंगे कि ये इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेटेड ना हो जाए हमारे होस्ट के डीएनए के साथ। एंड देन प्रोटीएज एंजाइम के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो है क्लीवेज ना हो एंड देन ये फर्दर इसकी स्प्रेड को रोक सके। एंड या फिर ये अटैचमेंट साइड पे भी एक्ट कर सकते हैं कि CD4 सेल पे ये अटैच ना हो। सो फर्दर हम ये एक एक ड्रग पढ़ेंगे। So let's start with the nucleoside reverse transcriptase inhibitor. सो इसमें ये सारी ड्रग्स आ गई हैं जिसके लास्ट में INE आता है, इससे आपने ये याद रखना है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए में, वायरस डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स के साथ compete करता है और ये बिल्डिंग यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देता। सो रिजल्ट में क्या हो जाता है कि डीएनए जो है ये इनकम्प्लीट हो जाता है और न्यू वायरसेस नहीं बन सकते। जब जब तक आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारे पास न्यू वायरसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो ये इस सिस्टम को ब्लॉक करेगा। इस तरह फिर एचआईवी की रेप्लिकेशन नहीं होगी और न्यू सेल्स जो है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। सो ये इसका जो ऑलरेडी अफेक्टेड सेल्स होते हैं यानी कि जो एचआईवी से अफेक्ट हो चुके हैं, ये ड्रग्स उनको नहीं रोक सकती, सिर्फ उन न्यू सेल्स जो होते हैं उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। सो न्यूक्लियोसाइड आरटीआईज के थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, ये हम यूज करते हैं जनरली कॉम्बिनेशन थेरेपी के तौर पे हम ये यूज करते हैं दूसरे ड्रग्स के साथ ताकि रेजिस्टेंट ना हो जाए एचआईवी इस पे। हार्ट ट्रीटमेंट हम इसके लिए जो ज्यादा बहुत ज्यादा जो है इन है जो कि एक थेरेपी है इसके लिए इंट्रोड्यूस की गई है। हार्ट का मतलब होता है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन हम देते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का एंड प्रोटीएज इनहिबिटर का, दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। या तो हम दो ड्रग्स देंगे एनआरटीआई से एंड एक हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर होगी, या फिर एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होगी, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होगी और एक प्रोटीएज इनहिबिटर होगी। सो इस तरह ये कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं रेजिस्टेंस से बचाने के लिए। फिर जिटोवुटीन जो है इसको हम दोनों नाम से बोल सकते हैं, AZT का भी नाम दे सकते हैं, ZDV का भी नाम दे सकते हैं। ये फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग है जो कि HIV के अगेंस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई है, ये MCQs में आ सकता है एंड ये थायमिडीन एनालॉग है। थायमिडीन एनालॉग है और ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट HIV-1 और HIV-2 वायरस के एंड यूज होती है इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के साथ, ये कॉम्बिनेशन में यूज होती है एंड HIV इन्फेक्शन के लिए अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। एंड ये हम देते हैं एलोन भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, ट्रांसमिशन HIV के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन से टू द बेबी। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, हेडेक हो सकता है इससे, नॉशिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, इंसोम्निया। इंसोम्निया हम कहते हैं कि जब रात को नींद नहीं आती है यानी कि स्लीप डिस्टर्ब होती है। मायोपैथी यानी कि मस्कुलर वीकनेस एंड मायोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स में दे सकते कि इसका जो है साइड इफेक्ट है। एंड बोन मैरो टॉक्सिसिटी कॉज करता है यानी कि जो बोन मैरो सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे तो एनीमिया होगा, आरबीसीज नहीं बनेंगे, न्यूट्रोपिनिया होगा, न्यूट्रोफिल्स काउंट कम हो जाएगी। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कौन से हैं, इसमें जैसे कि हमने अभी बता दिया कि इफाविरेंस, नेवारापाइन एंड डिलाविरिडीन, इसमें हम विर से याद रखेंगे, मिडल में इसका विर आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एचआईवी के प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं
बाइंडिंग डायरेक्टली ऑन टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड हो जाता है और प्रिवेंट करते हैं कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है मोस्टली ये ड्रग्स इसी स्टेप पे एक्ट करती हैं, यानी कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देती, एंड ये नॉन कम्पिटिटिवली इसके साथ एक्ट करता है। एंड ये जो है इसको एक्टिवेशन यानी कि फोस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती, नॉन न्यूक्लियोसाइड है। नॉन न्यूक्लियोसाइड जितनी भी ड्रग्स होती है उन्हें फोस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमने पहला जो एंटीवायरल का वो पढ़ लिया था हर्पिस वाला फोस्कारनेट, वो भी नॉन न्यूक्लियोसाइड था, उसे भी फोस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं थी। एफावेरेंस जो है ये अप्रूव्ड हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के लिए एंड एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में, एंड ऑल्सो यूज़ की जाती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्स के लिए भी हम दे सकते हैं। ये ओनली NNRTI है जो कि वंस डेली डोजिंग के लिए अप्रूव्ड की गई है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, रैशेस डेवलप हो सकते हैं, लिवर इंजाइम्स इलिवेट हो जाते हैं, सेरम कोलेस्ट्रॉल इलिवेट हो जाता है इसके साथ, एंड सीएनएस पे इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, डिजीनेस, हेडेक, इंसोम्निया, यूफोरिया, यूफोरिया हम कहते हैं फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, यानी कि एक्सट्रीम एक्साइटेशन जब होती है, एक्साइटेड हो जाता है बंदा, एजिटेशन होती है, एंड इम्पेयर्ड कॉग्निशन इम्पेयर्ड हो जाती है, नाइटमेयर्स आते हैं, रात को बुरे ख्वाब आते हैं, विविड ड्रीम्स होते हैं, एंड हेलुसिनेशन हो सकती है। एफोबेरेंस जो है यानी कि ख्यालाती दुनिया में रहते हैं, उनकी उस यानी कि रियलिटी से जो है वो कट ऑफ हो चुके होते हैं। एफोबेरेंस जो है ये हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में बिकॉज ये एट्रोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है। एट्रोजेनिक इफेक्ट्स हम कहते हैं यानी कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं फीटस में, ग्रोइंग बेबी में। एंड देन है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। कॉमनली इसमें जो ड्रग है वो एक ही है, टीनोफेविर, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये फर्स्ट हाइड्रोलाइज होती है इन लिवर में, एंड देन ये फोस्फोराइलेट हो जाती है एक्टिव टीनोफोविर डाइफॉस्फेट में, फिर ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, और कॉज करती है टर्मिनेशन ऑफ चेन एलोंगेशन आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरल डीएनए, यानी कि जब वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, देन जब ये हमारे होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, एंड जब इसकी जो है ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, तब ये चेन टर्मिनेशन कर लेता है, यानी कि चेन को एलोंगेट यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता, सो चेन एलोंगेशन को इनहिबिट कर रहा होता है। देन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, ये हम एंटी एचआईवी ड्रग के तौर पे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन एडल्ट्स, एंड एडवर्स इफेक्ट नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड ओस्टियोमलेशिया है। ओस्टियोमलेशिया जो है बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन एडल्ट्स को कहते हैं, एंड इसका जो एनालॉग है वो है रिकेट्स, जो है वो चिल्ड्रंस में होता है, एंड एडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया जिसमें बोन मास जो है वो कम हो जाता है, ये बोन सॉफ्ट हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती हैं। फिर है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर जैसे कि लाइफ साइकिल में हमें इसका जो लास्ट है वो है नेविर, इससे हमने याद रखना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एचआईवी प्रोटीएज जो है वायरल एंजाइम होता है जो कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की क्लीवेज करता है, स्ट्रक्चर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बना देता है, एंड सर्टेन एंजाइम ये एंड फाइनल जो असेंबली होती है इसकी और न्यू इन्फेक्शियस वायरॉन्स जो है वो दूसरे सेल्स को अफेक्ट करते हैं, सो ये प्रोटीएज एंजाइम जो है उसे इनहिबिट करता है। प्रोटीएज इनहिबिटर जो है ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू वायरल प्रोटीएज के साथ बाइंड हो जाते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं इसकी क्लीवेज, वायरल प्रोटीन्स की क्लीवेज नहीं होने देते, एंड ये प्रिवेंट करता है एचआईवी जो है प्रिवेंट एचआईवी फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुली असेंबल्ड एंड रिलीज, ताकि एचआईवी की जो है वायरस जो नो प्रोटीन सब यूनिट्स बन गए हैं वो असेंबल्ड ना हो और रिलीज ना हो इन्फेक्टेड सेल से। सो प्रोटीज इनहिबिटर के थेराप्यूटिक यूजेस हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम देते हैं ये अदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ, और ये क्लिनिकली एफिकेसी के लिए अप्रूव्ड हुए हैं, एचआईवी को ब्लॉक करते हैं इसके रेप्लिकेशन को डिफरेंट स्टेजेस में। एडवर्स इफेक्ट डायरिया, नॉशिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड हाइपरलिपिडीमिया होता है, या लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग एपिसोड्स हो सकते हैं इन हेमोफिलिक्स, यानी कि जैसे हेमोफिलिया है पहले से ही तो उनमें ब्लीडिंग एपिसोड ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोटीज इनहिबिटर जो है इसमें है सेक्विनेविर। सेक्विनेविर जो है ये पोटेंट इनहिबिटर है, HIV-1 HIV-2 दोनों के प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, और वेल टॉलरेटेड भी होती है, और
माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस के साइड इफेक्ट्स होते हैं। रिटोनाविर जो है ये पोटेंट इनहिबिटर HIV-1 HIV-2 दोनों को इनहिबिट करता है, लेकिन ये वेल टॉलरेटेड नहीं है, हायर डोजेस पे ये टॉलरेट नहीं की जा सकती और ये हम लो डोजेस पे देते हैं टू इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ अदर प्रोटीज इनहिबिटर, ताकि दूसरे प्रोटीज इनहिबिटर भी हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि इसकी डोजिंग इंटरवल ज़्यादा हो जाए। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है, टेस्ट सेंसेशन जो है वो चेंज हो जाती है, पैरेस्थीसिया यानी कि टिंगलिंग एंड नपनेस होती है, एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो जाता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। देन है एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर, जो इसकी क्लास है एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर, यानी कि इसकी एंट्री को किस तरह इनहिबिट करता है, CD4 सेल के साथ इसे अटैच होने नहीं देता ताकि इसकी एंट्री ना हो। इसमें एक ही ड्रग है इफुविटाइड। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बाइंड हो जाता है GP41 सब यूनिट ऑफ वायरल इनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, तो ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ 40 GP41 के साथ ये बाइंड हो जाता है ताकि ये एंटर ना कर सके होस्ट सेल में, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ HIV को इनटू CD4 में बाय इंटरफेयर करता है विद फ्यूजन ऑफ वायर, ताकि इसकी फ्यूजन जब 41 के साथ ये फ्यूज हो जाता है CD4 के साथ, सो जब ये 41 सब GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 के साथ बाइंड हो जाएगा वायरस के, सो ये CD4 के साथ अटैच नहीं होगा एंड एंटर नहीं होगा सेल में। थेराप्यूटिक यूजेज कौन से हैं, ये अदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ हम यूज करते हैं, एंड एडवांस HIV इन्फेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, विच इज नॉट मैनेज डिस्पाइट अदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ जो मैनेज नहीं हो पाते उनको फिर हम ये वाले ड्रग्स देते हैं। एडवर्स इफेक्ट लोकल रिएक्शन होता है इंजेक्शन साइड पे, स्किन रैशेज होते हैं, इसिनोफिलिया हो जाता है, यानी कि इसिनोफिल काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, नमूनिया लाइक मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उसकी तरह के सिम्टम्स होती हैं। फिर है लास्ट क्लास इंटीग्रेज इनहिबिटर, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्लास जो है ये 2007 में अप्रूव की गई है, राल्टिग्राविर, और इसमें ये डिस्कवर्ड हुई है, रिलीज हुई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ वायरस स्पेसिफिक एंजाइम इंटीग्रेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी कि इंटीग्रेज वो एंजाइम है जो कि इनकोड करता है वायरल एंजाइम को, यानी कि उसको जो होस्ट का जीनोम होता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है, इनकोड करता है एंजाइम को, यानी कि वो एंजाइम होता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है मजीद। ब्लॉकिंग इंटीग्रेज प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ HIV-1 प्रो वायरस नहीं बनता, वायरल लोड कम हो जाता है एंड एक्टिव CD4 सेल इंक्रीज हो जाते हैं। इंडिकेशंस इसके क्या क्या है, रिजर्व फॉर यूज इन पेशेंट हु हैव बीन ट्रीटेड विद अदर एंटीवायरस एंड हैव एविडेंस ऑफ रिटर्न टू वायरल, ये हम उन पेशेंट्स में ज़्यादातर यूज करते हैं जिन्होंने एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले ली होती है लेकिन वापस वायरल इन्फेक्शन के होने का खतरा होता है, उन्हें देते हैं, यानी कि वायरल रेप्लिकेशन जिनमें वापस से स्टार्ट हो सकती है। एंटीग्रेज इनहिबिटर के एडवर्स इफेक्ट हेडेक एंड डिजीनेस है, मस्कुलोस्केलेटल पे रेब्डोमाइलोसिस एंड मायोपैथी, रेब्डोमाइलोसिस सेवियर मसल पेन को कहते हैं एंड मायोपैथी भी मसल पेन को कहते हैं, लेकिन रेब्डोमाइलोसिस में जो है ये सेवियर मसल पेन को कहते हैं। एंड हाँ कंट्रा इंडिकेशन एंड कॉशंस, यानी कि किस किस केस में हमने नहीं देनी है एंड किस किस केस में हमने जो है कॉशन यानी कि कॉशंस लेने हैं कि हमने डोज मैनेज करना है या फिर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसमें हमने उसका डोज एडजस्टमेंट करना हो। सो कंट्रा इंडिकेटेड होता है जिन्हें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इस ड्रग से, एंड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एडल्ट फॉर यूज इन चिल्ड्रन एंड फॉर नर्सिंग मदर्स में जो है ये हम नहीं यूज़ कर सकते। एडल्ट एंड चिल्ड्रन जिनको भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इस ड्रग से और नर्सिंग मदर्स में यूज़ नहीं कर सकते। कॉशियस हम किस लेंगे, यानी कि एहतियात हम कब करेंगे, अगर पेशेंट जो है उसे रिस्क है रेब्डोमाइलोसिस का और मायोपैथी का और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेशेंट एजुकेशन नर्सिंग इम्प्लीकेशन, यानी कि एंटीवायरल थेरेपी देते वक्त नर्सिंग एजुकेशन या पेशेंट को नर्सिंग एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, पेशेंट को किस तरह एजुकेट करना है। बिफोर थेरेपी हमने अंडरलाइन डिजीज देखनी है क्या है, हिस्ट्री लेनी है, एलर्जीज के बारे में पूछना है, बेस लाइन वाइटल साइन न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है, कंट्रा इंडिकेशन एसेस करने हैं कि प्रेगनेंसी या फिर कोई और ऐसा एडवर्स इफेक्ट जिसकी वजह से हो रहा है उसे पहले से तो नहीं है, एंड कॉशियस लेने हैं, पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शंस देख लेना है कि वो कोई ऐसी पहले से तो ड्रग यूज नहीं कर रहा जिसके साथ ये ड्रग इंटरेक्ट कर सकती है, यानी कि इसका जो एक्शन है वो इससे सप्रेस हो सकता है।
हमने सारी एप्लीकेशन बता देनी है कि ऑइंटमेंट अगर उन्होंने लगाना है तो किस वे में लगाना है, एरोसोल यानी कि इनहेलेशन से अगर कोई ड्रग लेनी है तो किस तरह लेनी है, हैंड वॉशिंग बिफोर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकेशन के बारे में बताना है कि हैंड वॉशिंग करनी है आपने दवाई लेने से पहले एंड बाद में। Start therapy with antiviral drug at the earliest sign of recurrent episode of genital herpes and herpes zoster। हमने थेरेपी स्टार्ट करनी है एंटीवायरल ड्रग की जब आपको जीनिटल हर्पिस और हर्पिस जूस्टर वगैरह जो है उसके अर्लिएस्ट साइन सिम्टम आ जाए या रिकरेंट उसके एपिसोड्स आ रहे हो। थेरेप्यूटिक इफेक्ट मॉनिटर करना है एंड पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट के लिए मॉनिटर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीवायरल ड्रग थेरेपी। होप सो आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।